Hello students, welcome. We are studying about the atomic structure and today we have to study about its second video. In previous video we already study about that what is atom, particles of atom and some atomic models. Okay, now we have to study today that is one most important atomic model, and after that we will go to the atomic structure. Okay, that model is named as the Bohr's model. You are seeing the Bohr-Bury scheme of electronic distribution या Bohr-Bury scheme and distribution of electrons. Bohr's model is really connected with this topic. Okay, what are the postulates of Bohr's atomic model? For this you have to see this. Can you observe the given picture? Yes, Niels Bohr that is revised the Rutherford's atomic model and put forth of the following suggestions. ठीक है, उसने अपने रदरफोर्ड के मॉडल को बहुत ज़्यादा स्टडी किया और अपने दिमाग से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का उसने क्या निकाला, कंक्लूजन निकाला एंड उसको रिकनेक्ट किया. ठीक है, व्हाट आर दैट? Niels Bohr proposed that the electron possess the specific amount of energy which allows them to revolve the nucleus. Okay, जो एटम होते हैं या जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास अपनी एक एनर्जी रहती है, उसी एनर्जी के कारण वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं. द इलेक्ट्रॉन्स आर कन्फाइंड टू दिस एनर्जी लेवल्स. एक्चुअली अलग अलग एनर्जी लेवल भी होता है. यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जरूरी नहीं है बाद वाले इलेक्ट्रॉन के जितनी ही हो. ठीक है, while revolving in this discrete units the electrons do not radiate energy, hence these orbits are also known as the stationary orbit or stationary cells. Understand, stationary क्यों कहा जाता है? क्योंकि अभी यहाँ से मूवमेंट कहीं भी नहीं हो रहा है और इन्हें एनर्जी मिल रही है. Smaller the size of the orbit, smaller is its energy. एटॉम साइज जितना छोटा रहेगा ऑर्बिट का, एनर्जी उसकी उतनी ही कम रहेगी. देन एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट लाइन बाय लाइन बढ़ती जाएगी. दैट मीन्स फर्स्ट की कम, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में, इस तरीके से एनर्जी जो है वो बढ़ती जाएगी. देन the transfer of electron from one orbit to another always consists the absorption or emission of energy. यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है या यहाँ से यहाँ आ रहा है, दैट मीन्स यदि इलेक्ट्रॉन्स के स्टेप चेंज होते हैं तो जो एनर्जी का लेवल है वो भी चेंज हो सकता है. या तो वो एनर्जी गेन करेगा या तो वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज किएगा. ओके, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू दी हायर एनर्जी लेवल इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी. मतलब जब नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, वहीं जब ऊपर से नीचे आएगा तो वो एनर्जी को क्या करेगा, धीरे धीरे रिलीज कर देगा. ये क्या थे, ये जो पोस्टुलेट्स या जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये थे बोर्स एटॉमिक मॉडल के पॉइंट्स. अब हम चलते हैं बोर-बरी स्कीम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन. बोर-बरी मॉडल का फर्स्ट टॉपिक आप देखेंगे. एक्चुअली ये क्या बताता है, according to the Bohr's model electron occupies certain stable orbits or shell. okay, each shell has a definite energy. that means हर इलेक्ट्रॉन जो है उसकी अपनी एक फिक्स ऑर्बिट या शेल होगी और उसकी एनर्जी भी वो क्या होती है, लगभग फिक्स होती है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज द 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल. सपोज 2 शेल है तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2n स्क्वायर, 2 into power 2. okay, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. understand, this will be the series. now maximum number of electron can be accommodated by outer shell is 8. ठीक है, 8 तक हो सकता है, लेकिन कब भरा होगा, जब उसके पहले वाले इलेक्ट्रॉन, पहले वाला जो ऑर्बिट है उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन तो रहे. ठीक है, electrons are not accommodate
इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। किसी भी शेल में आगे तब तक नहीं जा सकता जब तक उसके आगे की सेल्स जो है वो भरी ना हो। दैट मीन्स ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। देन इवन व्हेन अ कैपेसिटी ऑफ देखिए, सपोज यदि मान लो कहीं पर आपके 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और उसके बाद की शेल खाली है, ठीक है, तो इस तरीके से होगा। दैट मीन्स 2 8 8 2, नॉट फ्रॉम 2 8 8 9। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? इससे पहले कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं या मास नंबर और एटॉमिक नंबर की स्टडी करें, कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो मैं आपको बता दूं। दैट इज द इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द शेल इट ऑक्यूपाइज। उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उन्होंने कितने शेल जो है वो कैच करके रखे हुए हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन जो के शेल में है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर सब्सिक्वेंट शेल्स हैव हायर एनर्जीज, मतलब एनर्जी का लेवल जो है वो बढ़ता जाता है। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एलिमेंट कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्फिग्रेशन होता है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, जितनी वैलेंसी होती है उतने ही ये बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट लॉस्ट गेंड और बाय एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। अब वैलेंसी ये भी बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कितने आपको लिए जाएंगे, कितने दिए जाएंगे और कितने लिए जाएंगे और कितने दिए जाएंगे एटम्स, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट शेल जो होता है जहाँ पे के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस शेल। अंडरस्टैंड? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयरिंग हो रहे हैं या बॉन्ड बना रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और इस शेल को, लास्ट वन शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। अंडरस्टैंड बेटा? आ रहा है समझ में? एक क्लास और बची हुई है, ये नेक्स्ट वीडियोस जो है हम उसी क्लास पे बनाएंगे, ठीक है। हमको क्या क्या पढ़ना है आगे? हमको पढ़ना है मास नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है, देन आइसोटोप्स, रेडियो आइसोटोप्स, आइसोबार्स। बस एक्चुअली फ्यू टॉपिक्स आर लेफ्ट, तो क्यों ना इन्हें आज ही पढ़ लिया जाए, ठीक है। ये आप देखेंगे, ये डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा। स्टूडेंट्स, मास नंबर, एटॉमिक सिंबल जस्ट लाइक ऑक्सीजन, एटॉमिक सिंबल 8, मास नंबर 16। अंडरस्टैंड? तो हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 16 का नहीं करना रहता, हमको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका करना पड़ता है? 8 का, ठीक है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस दैट इज नोन एज द एटॉमिक नंबर, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द Z, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट डू हैव द सेम atomic number. Okay, what is the atomic mass? Atomic mass is actually the total substances or total particles present in this. Students, which particle is very light weighted? Yes, electron. तो यदि हम इलेक्ट्रॉन के वेट को नेग्लिजिबल कर दें तो चलेगा? यस, चल जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा। एटॉमिक मास जो होता है, ठीक है, वॉट एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है ना। एटॉमिक मास नंबर यदि है, एटॉमिक मास नंबर है यदि, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स, जो एटॉमिक नंबर था, अगेन मैं रिपीट करती हूँ, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ आइदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी, यस, present in any element. Understand?
but what is the mass number? Mass number is actually the sum of number of protons and number of neutrons, proton plus neutron. Understand? Now isotopes. What will you know about the isotopes? दो चीज़ें हैं हमारे पास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास. ठीक है, तो आइसोटोप्स में क्या होता है? आइसोटोप्स में सेम क्या होंगे? सेम एलिमेंट्स. दैट मीन्स एटॉमिक नंबर सेम, बस मास नंबर डिफरेंट. एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट. ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट. बट आइसोबार्स में क्या होता है? मास नंबर डिफरेंट और एटॉमिक नंबर सेम. एग्जाम्पल आप ले लीजिए. ठीक है, आइसोटॉप्स का एग्जाम्पल होगा जस्ट लाइक कार्बन, C13, C14, C15 प्रेजेंट्स हैं. ठीक है, हमारे ही नाम के कितने सारे लोग हैं, तो ये सारा क्या हो जाएगा बेटा? यस, ये सारे क्या हो जाएंगे? आइसोटोप्स हो जाएंगे. बट आइसोबार में आप एग्जाम्पल देखेंगे, आइसोबार में होता क्या है? आइसोबार में आपको एटॉमिक नंबर से मतलब नहीं है. आइसोबार कहाँ पर जाएगा? आइसोबार के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होगा एटॉमिक वेट. ओके, नाउ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ऐसे दो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट, नोन एज द आइसोबार. ठीक है स्टूडेंट्स, इसके एप्लीकेशन आप लिख लेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार के. ओके, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है. वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो with any of the next chapter. You have to solve the question answer of this chapter. Okay, thank you.